बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की सियासत में अभी तक ब्रॉडशीट के हवाले से उनके CEO ने जो इंकशाफात किए हैं, उनके चर्चे हैं। हुकूमत आपको ये बताएगी कि किस अंदाज में ये जो तमाम लोग हैं जिनके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जिन्होंने मुल्क को रूल किया और कैसे यहाँ से पैसा बाहर लेकर गए और कैसे अपने असासे अपनी जायदादें जो हैं वो बाहर के मुल्कों में बनाई, उस हवाले से वो कहते हैं कि जो पनामा के बाद हमारा मौक़िफ़ था वो ब्रॉडशीट से इनके इंकशाफात से साबित हो गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी ब्रॉडशीट के हवाले से उसको अपने तौर पर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल इस तरह से करेगी, जो आपने मरियम नवाज साहिबा का शॉट सुना भी कि वो कहते हैं कि जी हमें फंसाने के लिए ये ब्रॉडशीट को लेकर आए थे, लेकिन खुद इनके गले में पड़ गया है। और ये बताया जा रहा है कि कैसे हुकूमत के लोग उनसे जाके अपना कमीशन मांग रहे थे। एक तो ऑब्वियसली इस पे बात करेंगे। दूसरा मामला जो कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, जहां पर फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से समाअत जारी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि ये तमाम जो जमातें हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, या ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जमात है, वो कहते हैं इन सब जमातों की जो फॉरेन फंडिंग हुई है, इनका फ़ैसला, इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो सबके सामने इकट्ठी आनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर ऑपोजिशन की जमातें PDM की तरफ से मंगल के रोज़ एहतजाज भी किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो शामिल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ नैब के हवाले से जो हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, जो डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला हैं, उनके खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। लेकिन सलीम मांडवीवाला साहब ये कहते हैं कि जो नैब के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी और वो चाहते हैं कि चेयरमैन नैब का और नैब में शामिल तमाम अफसरान का एहतसाब हो। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो सेनेट इंतखाबात आने वाले हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सीक्रेट बैलेट नहीं हो, ये ओपन बैलेट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी उससे मना कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, उनका मौक़िफ़ ये है सदारती रेफरेंस के जवाब में कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आईनी नहीं है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा कोई और इंतखाब जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकता। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कंवल शौज़ब साहिबा, PTI की MNA हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मौलाना अब्दुल वासे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं JUIF के। बहुत शुक्रिया आपका भी मौलाना साहब। पहले तो कंवल मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। ब्रॉडशीट पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है ना वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। आप कहते हैं कि ये तो हमारा मौक़िफ़ था, उसकी तायीद हो गई कि किस तरीके से उन्होंने असासे बाहर बनाए। आज मरियम साहिबा कह रही हैं कि ये तो आपके गले में पड़ गया, और ये बता रहे हैं कि आपके लोग जाकर वहाँ कमीशन मांगते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। मरियम साहिबा की बातों को सीरियस ना लिया करें, वो अपना कहा सुना जो है उससे मुकर जाती हैं। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉल है और वो हम सबको बड़ा वक्तन फ़क्तन याद आता रहता है। लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वालदा की, मेरी और मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज़ निकाल के ले आती हैं। उसके बाद हम आपके कुलीग है मंसूर अली खान साहब, वो उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए उनका इंटरव्यू फरमा रहे हैं और उनसे रेफरेंस पूछते हैं कि आपने जो मैडम कहा था कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी आपकी कोई जायदादें नहीं, आप उस पर फोकस है। कहती हैं हाँ, मैं बिल्कुल उस पर स्टैंड करती हूँ, मैं अपनी बयान पे फिक्स हूँ। और अगले ही सवाल में वो पूछते हैं कि आपकी कितनी जायदादें यहाँ, तो कहती है मेरी लगभग 1 अरब के करीब पाकिस्तान में जायदादें हैं। सोर्सेज क्या है? ज़ीरो, आज तक नहीं बता सकी। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो पनामा में निकले, उनकी भी बेनिफिशरी जो हैं बीच में से मोहतरमा, वो मरियम साहिबा हैं। 4 अपार्टमेंट्स की एवनफील्ड अपार्टमेंट जिनमें इनके वालिद साहब जाके रह रहे हैं, और जिसके सोर्सेज ये आज तक दे नहीं सके सिवाय उस कतरी जाली खत के जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो उनकी बातों में मत आई, ये इंटरप्रिटेशंस जब होती हैं, चीजें आगे निकलती हैं, अनफोल्ड होती हैं, तो वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। वो अब वही मंसूर अली खान साहब ने बाहर गए और जी उन्होंने कमीशन मांगा, वो जिसपे मरियम औरंगजेब साहिबा को भी उन्होंने हद तक इज्जत, देखिए उन्होंने एलिजली कहा कि नवाज शरीफ साहब के भांजे मेरे पास आए, अली डार साहब, इस तरह का ही कोई नाम उन्होंने लिया है, अंजुम डार। उन्होंने मुझे $25 बिलियन जो है वो ऑफ़र किए। दूसरी तरफ उन्होंने एक और, क्योंकि सब ने ही इंटरव्यूज़ किए हैं उनके, तो मंसूर अली खान साहब ने एक इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा आप ये बताइए कि अगर 3 लोग हों या 4 हों, मुशर्रफ समेत
जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, जिसमें उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया, नवाज शरीफ का और इमरान खान को भी ऐड कर लें, तो आप समझते हैं कौन सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है और ऑनेस्ट है? उसने कहा अनडाउटली मैं इमरान खान का कहूँगा, ये तो करप्ट है। और फिर उनके बहुत सारे जो लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें ये एक इंटरव्यू है जो मेरे पास छपा हुआ पड़ा हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तान की कौम के साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि आपके मुल्क से इन्हीं लोगों ने समेत जरदारी फैमिली ने और समेत शरीफ फैमिली, 200 लोगों की जो लिस्ट है, इन्होंने मुल्क का खरबों रुपया नहीं, इतना पैसा लूट के बाहर रखा हुआ है पूरे ग्लोबली, अक्रॉस द ग्लोब, कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मुल्क की कितनी इल गॉटन मनी है। लेकिन क्यों मना हुई? एनआरओज की वजह से मना हुई। मुशर्रफ ने इनसे वन साइडेड तब खत्म किया जब उन्होंने इनको दोनों को एनआरओ दिया, और फिर फारूक एच नाइक साहब ने एक जाली उसको जाके जो बनी हुई थी ब्रॉडशीट, उसको पैसे दिए। वो टैक्स पेयर पैसा कहाँ है? उसकी क्यों नहीं जवाब दिया? 2018 31 मई 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी। ये वन साइडेड एग्रीमेंट क्यों पेंडिंग में पड़ा रहा? क्यों पाकिस्तान को कोर्ट्स में सेटल करके और इतने फिर पैसे अब भरने पड़े? इन्होंने इसको क्यों परसू नहीं होने दिया? क्यों नहीं करने दिया? लेकिन ये सवाल हम इस हुकूमत से मरियम साहिबा, पाकिस्तान की रिकवरी के लिए क्या किया है, वो भी एक सवाल है। मैं मौलाना साहब एक चीज मैं बता दूं, इसी ब्रॉडशीट पे लास्ट सुनिए, हम उनके साथ कोई फ्रेश एग्रीमेंट में नहीं जा रहे थे, ठीक। और वो जिस किस्म के नाम ले रहे हैं बार बार, उन्होंने क्लियरली कहा कि शहजाद अकबर साहब उसमें शामिल नहीं है। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान की अदालतें तो जो आपको जिन्होंने बेल दी हुई है और आप बाहर फेर रही हैं, ये उन्हीं अदालतों के ही जो नवाज शरीफ के बारे में स्टेटमेंट। अच्छा ये बताएं, और इनके बारे में नवाज शरीफ साहब की बात कर ही दी है, एक दफा शेख रशीद साहब का बयान आया कि जी कैंसल, मनसूख करेंगे उनका पासपोर्ट। अब वजीर आजम ने ये कहा कि अगर इनके पासपोर्ट की तजदीद ना हुई तो ये पॉलिटिकल असाइलम ले लेंगे, पनाह ले लेंगे वहां पर। तो कर क्या रहे हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में? और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि बरतानिया ने ये कह दिया है कि जो पाकिस्तानी वारंट्स है नवाज शरीफ के, वो उनके यहाँ पर कयाम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। देखिए, ये पहले तो मैं इस पे कहूंगी कि बड़ी अफसोसनाक बात है, ये वजीर आजम साहब भी बार बार कह सके, हमारी जो यहाँ की वेल्थ है, चोरी हुआ हुआ पैसा इन बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में जाते हैं, जहां पर खुद ये अपने लोगों को एक आने की करप्शन पे बेल आउट नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये, आज यूके के ही एक उनका जो एमपी है, उन्होंने लेटर लिखा है कि भाई आप ये नवाज शरीफ यहाँ पर आया हुआ है तो आप इसको वापस करें। तो उन्होंने कुछ उस पर कमेंट्स किए, मैं वो कोट कर देती हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास मुख्तलिफ उसकी गुंजाइश है, एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है, अभी तक हमारा बीच में लॉ नहीं है, एग्रीमेंट्स नहीं है। और वो लास्ट टाइम शहजाद अकबर साहब उसी के लिए ही गए थे, और आई डोंट नो उस पर अब कितना एक उन्होंने प्रोसीड किया है। लेकिन जहां तक आपने शेख रशीद साहब की बात की, जहां तक उनके पासपोर्ट रिन्यू करने की बात की, पासपोर्ट्स अब रिन्यू नहीं होते, नए बनते हैं। और जाहिर है अगर रिन्यू नए बनवाने हैं तो उसके लिए आपको पाकिस्तान एम्बेसी आना पड़ता है, जो बाय लॉ पाकिस्तान की लैंड काउंट होती है। और पाकिस्तान की लैंड में पाकिस्तान की आला अदलिया ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट्स निकाले हुए। हाई कमीशन वो जाते हैं, हाई कमीशन जाते हैं, वहां पे अरेस्ट हो जाएंगे। भाई आपकी कोर्ट्स ने उन्हें इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ, मैंने या इमरान खान ने नहीं किया। इन्हीं कोर्ट्स ने आपको इश्तिहारी मुजरिम, जिनको वो गारंटियां दे के गए थे कि हम आ रहेंगे, बस 8 हफ्ते का हमारी प्लेटें कसाने का टाइम है, और चूल्हे जो हिली हुई हैं और दिमाग की जो शरियाने बंद हैं वो मैं जरा हवा मरवा के खुलवा लूं, वो लगता है ज्यादा खुल गई हैं वहां जाके, जो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। लेकिन जहां तक यूके की गवर्नमेंट ने आज चीजें हाईलाइट की हैं, इस पे मैं अभी मतलब आगे क्या होगा वो कबल वक्त होगा, लेकिन उस पर हम अब काम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बात वही है कि हुकूमत इस वक्त इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद काम करती आया कि नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज है मंगल के रोज, उस पर हुकूमत क्या करेगी? चलें एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। होपफुली मौलाना साहब को भी आवाज़ मेरी जा रही होगी। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका भी। पहले तो ये बता दीजिए, मौलाना साहब से मैं आपकी एब्सेंस में सवाल कर रही थी, बिलावल साहब की शिरकत ना करने का फैसला जो इलेक्शन कमीशन के बाहर आपका मंगल के रोज़ एहतजाज है, तो इस पर भी ये कयास आराइयाँ दुरुस्त हैं जो हो रही हैं कि शायद ये भी एक डिलिबरेट मूव है कि ना जाएं खुद से
इदारे के सामने एहतजाज करने के लिए बिलावल साहब? बिस्मिल्लाह, नहीं सादी ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद वैसे भी कई शहरों का शहर है, यहाँ पर तो जो भी हो मतलब है कि बहुत से टीवी चैनल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं। डिसाइडेड था, स्केड्यूल भी मतलब है कि जिस तरीके से जलसे थे, फिर उसके बाद रैलीज़ थी, रैलीज़ के दरमियान ये भी आ गया। पहले से कमिटमेंट थी चेयरमैन बिलावल साहब की, क्योंकि सिंध में जो है उनकी कोई पहले से मीटिंग्स भी थी और कुछ ज़मीनी इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके वजह से उनकी एंगेजमेंट्स थी, उसी वजह से वो नहीं आ रहे। और सेकेंडरी लीडरशिप जो हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा प्रोफेसर साहब हैं, वो लीड करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रैलीज़ हैं उनको लीड करेंगे। और वो बट इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके आप क्या हासिल क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का मकसद ये है कि जो एक केस चल रहा है PTI का, और इनके अपने ही जो रुकन है उन्होंने किया हुआ है, जिसको बड़ा स्लोली प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए हम कहते हैं कि इसका जल्द हो गया। ऐसा अगर हम सवाल करें बहुत से कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जी आइन और कानून ये कहता है या टैक्स पेयर के पैसों पे होता है, तो हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि RTS सिस्टम कैसे ख़राब हुआ, किसके कहने पे बंद हुआ या ख़राब हुआ, जो भी हुआ, तो उसका भी तो हमें जवाब दे कम अज़ कम। और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो इसी पे है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, जिसमें ताख़ीर की जा रही है। अच्छा। उसका मेन जो है वो चलें, लेकिन एक अच्छी बात मौलाना साहब से पूछ लेती हूँ मैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि सारी जमातों के जो केसेस लगे हुए हैं ना इलेक्शन कमीशन में इस वक्त, उनका फैसला इकट्ठे होना चाहिए, तमाम चीज़ें सामने आए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और वो उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी जो फॉरेन फंडिंग है उसकी रिपोर्ट भी इन्हीं के साथ साथ रखें। शुक्रिया। मेरे ख्याल जिस बारे में आप बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, मेरे ख्याल फॉरेन फंडिंग केस का मामला एक इंतहाई अहमियत का हामिल मसला है। बाहर दुनिया के लिए पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए वो सब कुछ साबित हो जाएगी। आप इस चीज से मुत्तफिक हैं कि सारी जमातों की फिर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी सामने आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे आपकी जमात है, नून लीग है, PTI है? क्योंकि वजीर आजम ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्हें एतराज़ नहीं है, सबका इकट्ठा जो है ऑडिट रिपोर्ट सामने रख दें। और वो जो 2 ममालिक जिनका बार बार जिक्र किया जाता है, वो कहते हैं मुझे उन्होंने ऑफर की पैसों की, मैंने नहीं लिए, लेकिन उन्हीं 2 ममालिक ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को फंडिंग की है। मेरा ख्याल 2 बातें हैं, इनको खलत-मलत न किया जाए, क्योंकि हम जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान के अवाम, PDM के अवाम ये साबित करना चाहते हैं कि सबसे पहले ये एजेंट है, दुनिया बाहर के एजेंट है, हम इनको और पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंट है। हम ये बात सबसे पहले ये साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब सारे फंडिंग के हवाले से जब गैर कानूनी पैसा आया हो या कोई चोरी किसी ने की हो या किसी ने और हो, वो तो अलग से एक मसला है। लेकिन हम PTI का केस इसलिए ज़्यादा अहमियत से देखते हैं कि इनका फंडिंग न सिर्फ चोरी वाला मसला है। सोचनाक बात है। जी जवाब ले लें, चलिए जवाब ले लेते हैं। जी, आपने जितना इस्लाम को तगड़ा किया है ना पिछले के कई सालों से, उस पर मैं समझती हूँ कि इनको माजरत करनी चाहिए। इस्लाम का नाम लेके जो इन्होंने अपने सियासी यहाँ पे मुनाफिकाना रवैये रखे, उसकी कलई खोली है हाफिज़ हुसैन साहब ने और शिरानी साहब ने और इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने। आप जहाँ पे सियासत में नाकाम नहीं हुए, ना मुराद भी हुए हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है बुरी तरह। और अब एसेट्स बियॉन्ड मीन, मौलाना साहब जो सरकारी हलवे खाते रहे और एक MNA की जितनी तनख्वाह है उसके अलावा कमेटियों के जो इंचार्ज रहे हैं, उसके अलावा जो इन्होंने इतनी अरबों खरबों की जायदादें बनाई है, जिस वक्त नैब बुलाता है कि आओ आके उसका सवालों के जवाब दो, तो आगे से कहते हैं हम स्टेट हैं, हम जो हैं हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, हम डंडे सोटे लेके लोगों के सिर पे दौड़ पड़ेंगे। आप मदरसों के बच्चों के नाम पे जो फंडिंग लेते रहे बाहर से, कौन कौन से ममालिक से आप फंडिंग खाते हैं, किसने नहीं देखा आपको देखा नहीं है लोगों ने एम्बेसियों के चक्कर लगाते हुए? इनका तो सारी दुनिया को पता है। सब हो रहा था तो आज से पहले ये चीजें क्यों नहीं हुई? मैं बता रही हूँ, उन्होंने अपना पूरा फतवा दाग दिया, गैर इस्लामी फतवा जो हमेशा इनका सियासत का टूल इन्होंने यूज किया है कि अच्छा, वो जैसे मौलवी ने कौवे को कहा था ना कि अगर बेटा तू सीधा नहीं होवेगा ना तो मैं कौवे नु जायज कर देवांगा, उसका खाना जायज कर हलाल कर दे। ये वो वाले लोग हैं कि वो हर बंदे को तड़ी लगाते हैं कि हम फतवा देंगे तो तुम्हारा जीना और मरना हमारी वजह से, अब नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे?
आप ये करेंगे कि अगर कोई और ना गया तो इनकी फंडिंग का केस मैं इलेक्शन कमीशन में लेके जाऊंगी। अच्छा, बेशक जितने फतवे लगाने लगा दें। दूसरी बात ये है, देखें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ और इनको भी पता होगा। हनीफ अब्बासी साहब कॉपी पेस्ट करके अकबर एस बाबर जो हमारे नहीं, आई एम सॉरी, जिस तरह कादिर बलोच साहब ने छोड़ दी पीएमएल, जिस तरह नाज बलोच पीटीआई छोड़ के चली गई है, वो पीएमएल पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रही होती, हम क्या नहीं है तो हमारी है। और भी बहुत सारे लोग, फवाद चौधरी साहब फिर जो भी बातें करते हैं उसको सच माना करे, क्योंकि वो इनके पास से आए हुए हैं, वो भी फिर इनके हैं। हम तो कह देंगे जी इन्हीं का ही बंदा बोल रहा है, इस तरह नहीं होता। अकबर एस बाबर साहब का जो एक डिस्प्यूट था, एक और बंदा था वो इस्तीफा दे दिया उसने, नदीम अफजल चंद ने। उनकी अपनी मर्जी, सियासत में लोग आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते कि जो बंदा हमारी दुश्मनी कर रहा है, अगर वो कभी पहले पीटीआई में रहा है या सादिक साहब भी पहले पीटीआई में रहे हैं, तो कहेंगे नहीं ये इन्हीं के साथ परमानेंट अटैच हो गए, दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे। ऐसी बात नहीं है। अकबर एस बाबर इज नॉट पीटीआई कैटेगोरिकली, आई एम टेलिंग। एक इगोइस्टिक आदमी है, कल खड़ा होकर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये मैनेज करे। भाई 7 सालों से केस चल रहा था, आपके दोस्तों की हुकूमत थी। अब एक चीज सुन लें, लास्ट सुन लें, 2016-17 में जो जजमेंट आई उसमें वो कह रहे हैं, आपकी कोर्ट कह रही है आइन के आर्टिकल 17 और सेक्शन 3 के मुताबिक आपकी फेडरल हुकूमत है जो फॉरेन फंडिंग केस बना सकती है। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, ना हमें इजराइल ने वहां से फंडिंग की है, ना अमेरिका ने की। इसकी टेक्निकलिटीज है जो मैं आपको हवाले से वजीर आजम साहब ने, फैसल कुंडी साहब, 2 ममालिक वो कहते हैं, बार बार हम जिक्र सुनते हैं, कभी कोई इजराइल का नाम लेता है, कभी कोई अमेरिका का नाम लेता है। वो वजीर आजम ने कल कैटेगोरिकली एक इंटरव्यू में कहा कि उन 2 ममालिक ने नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर की फंडिंग की, हमने रिफ्यूज कर दी, लेकिन उन्हीं ममालिक ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो है वो फंडिंग की है। वो कौन से 2 ममालिक? देखिए वो तो वज़ीर आज़म साहब जो कल इंटरव्यू दे रहे थे, उनको चाहिए थे कि मुल्कों का नाम लेते। एज़ पर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना मैं इस वक्त वो ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि जी फ़लाँ मुल्क हैं या कोई चीज़ें। मैं मतलब है कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। मुझे बताएं कि आज तक क्या ये जमातें ये चीजें साबित कर सकेंगी? वो आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी कहा था कि कैसे उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर, वहां से फंडिंग लेकर उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई। तो ये तो फिर हिस्ट्री है हमारी सियासी जमातों की। देखिए जब इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, अब ये देखिए इसमें तो अब आ रहा है कि जी इतने अरसा पहले जमा करना था। अगर वो अपने काम करते, सही प्रॉपरली करते, अगर गोशवारे जो चीज़ भी हैं अगर टाइम पे जमा होते, अगर ना होते तो उस पर कोई एक्शन लेते तो आज ये नौबत ना थी और आप, मैं और ये डिबेट और लड़ नहीं रहे होते। जहाँ तक कि इन्होंने बात की अकबर अहमद और बाकी लोगों में फ़र्क है। अकबर अहमद जो है आपका बुनियादी पार्टी का रुकन था, जब पार्टी फाउंडर मेंबर में से था, इसलिए हम वो बात करें, बाकी नहीं। और वो गए मेंबर नहीं है और वो गए, हमने तो उनको पीटीआई के साथ शुरू में फाउंडिंग मेंबर नहीं है। फाउंडिंग मेंबर्स टोटल हमारे जो 7 लोग थे उनमें नईमुल हक साहब थे, हमारे एहसन साहब थे, उनकी मेजॉरिटी तो सही ना, शुरू के मेंबर्स में से है, बट नॉट हमारी पार्टी में। न तो हमने उनको कहा कि आप जाएं, न किसी और पार्टी नहीं को, खुद ही गए। इनकी पार्टी के थे, इनके इख्तिलाफात हो गए होंगे, छोड़ गया होगा, कोई वजूहत होंगी, वो इनका इंटरनल पार्टी का मामला था हो गया। लेकिन अब देखें ये चीज़ें फैसला होंगी। अब जैसे आज भी मैं, क्योंकि इनके जो मेंबर हैं फ़ारूक हबीब साहब जो कि इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं और बातें करते हैं कि जी सब फैसले इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे। वज़ीर आज़म खुद चाह रहे हैं ये वो होने चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एहतसाब बराइन तक मतलब पॉलिटिकल विटामाइजेशन कर रहे हैं, उनके फैसले भी आप करें इकट्ठे। अच्छा। हम जब कहते हैं कि केपी में 7.5 साल में ये करप्शन हुई है, जब हम इलेक्शन इसमें नैब में जाते हैं तो कहते हैं नहीं इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे ली हुई है। जब हम बातें करते हैं तो वो फैसले भी और उसको भी जो है तकरीबन जो है सबका इकट्ठा। मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि आप हमारा ना करें। अगर मैं बोल रहा हूँ पीपल्स पार्टी में बिल्कुल हमारा आप एहतसाब करें, सजा दें। अब कहते हैं कि जी इन 2.5 सालों में पिछले 30 साल या कितने साल का रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा हमने रिकवरी की है नैब ने। अब आप कह रहे हैं कि नैब अगवा बराए दवान का इदारा है,
आप बताएं कि उन्होंने कितनी सजाएं दी हैं लोगों को? सजाएं नहीं दी, पैसे रिकवर किए। मतलब आप लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि इतना कमाओ ताकि हमें दे सको और अपनी जान छुड़वा सको। प्ली बार्गेन, प्ली बार्गेन है। मतलब यही अगवा बरा तवान यही होता है ना कि अगवा कर लिया और बंदे लेकिन को उठा वैसे लिया अगर और जो पैसे। भी नैब थोड़ा बहुत जो पैसा रिकवर कर रहा है ना, वो प्ली बार्गेन से ही कर रहा है। देखें, उसके अलावा मुझे बताएं तो- कौन सा तो कोई फिर दूसरा क्यों तरीके देखें- से- बंदों को पैसे वापस नहीं, नहीं, करके प्ली बार्गेन से ही उनको जो बता आजादी दीजिए, रिकवर आप करते हैं लोग। वही है। फिर अगर आप सजाएं नहीं देंगे तो फिर प्ली बार्गेन की अगर बात होगी तो आप लोगों को सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, मैं आप उसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे? कौन सा? 500 जो इनके लोगों ने प्ली बार्गेन की थी, जिसको नैब ने रिकवर करके इनको ठीक है। दिया, इन्होंने उनको पैसे भी वापस कर दिए और सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी नहीं मान देखिए रहे सिंध हुकूमत। उनका भी बस 40 साल हो गए सरकारी मुलाजमीन है। आज अगर आप देखें सरकारी मुलाजमीन जो हमारे साथ है आज आपके लिए काम कर रहे हैं, कल किसी और की हुकूमत हुई उनके लिए काम करेंगे, उससे पहले जिनकी हुकूमत हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सजाएं कितनी मिली हैं। आप तो इतने बहुत मतलब है कि हम कहते हैं कि जी फलान इतने खा लिए, फलान इतने कर लिए। ये बात तो दुरुस्त है, प्रोसिक्यूशन वीक लेकिन है। ये मैं कह रहा हूँ कि आपने नैब लोगों कह रहा है कि convictions इतने कितनी कमाओ ताकि हमारे साथ बार्गेन कर सको और फिर जाके अब दोबारा कमाने शुरू कर दो। आपके गए में ना सलीम मानवी वाला साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो गया। वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब का भी एहतसाब हो, पॉलिटिशियंस कम नहीं, होंगे। लेकिन आपको मुझे लगता एक है? बात मैं बताइए। कहता हूँ शायद हम ज्यादा हूँ, हम कहते हैं हम ज्यादा पहले हूँ। आपने जो मौलाना ये साहब के charter बारे में of कहा है ना, जरा democracy- पहले मौलाना अब्दुल वासिफ एक-एक साहब, सुन कमल लें। शौजब साहिबा कह रही हैं कि भाई कोई गया ना गया वो जरूर चली जाएंगी JUIF के खिलाफ केस लेकर, ये फॉरेन फंडिंग के मामले में इलेक्शन कमीशन। ले जाओ, जो भी केस ले जाते हैं, मेरा ख्याल इन लोगों के अभी मखमसे की हालत में है। अभी इन लोगों को अभी ये लोग परेशानी की हालत में है क्योंकि ये हमारे एहतसाब के स्कंजे में आ गए और अब अपने जान छुड़ाने के लिए कभी अच्छा। ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के केस को लाया जाए, कभी कहते हैं कि नून के केस को लाया जाए, कभी कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम को लाया जाए। मैं समझता हूँ कि हम इससे पहले 72 साल से हम इसके लिए तैयार थे, लेकिन आपका दौर गुजर गया। अब हमारे दौर आ गया, हमारे एहतसाब का दौर आ गया और हम आपको हमारे पंजे आपके गिरबान तक पहुंच चुके हैं। अभी आप इन बहानों से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते हैं। हम आपसे कश्मीर का जो बेचने का हिसाब है ये भी अभी हम आपसे लेना चाहते हैं। हम आपसे पारम पेंडिंग केस जो पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी, वो साबित करने के लिए वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम तो नहीं, हम अभी साबित कर रहे हैं। अभी तो हम इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए जाते हैं कि भाई केस को चलाओ, मामले को दूध का दूध का पानी हो जाते हैं। हम तो सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम साबित करने के लिए मैदान अमल में आ जाएंगे। हम इसलिए 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे कि ये क्यों पेंडिंग में रखा हुआ है, ये क्यों इनको रोक के रखा हुआ है, ये क्यों इस हिसाब से भागते हैं। तो मैं समझता हूँ इन हुक्मरानों के एहतसाब का वक्त आ गया। वो आपकी जमात की भी जो है ना फॉरेन फंडिंग का ऑडिट होना चाहिए, तो वो भी साथ हो जाए। मेरे जमात का 75 साल आप लोगों ने मेरे जमात के पीछे इर्द गिर्द आपने सारे हालात ले लिया, तो आपने अभी तक एक पाई भी साबित नहीं कर लिया। लेकिन हमने 1 साल के अंदर आपके सारे करतूत दुनिया के सामने लाया। अब अवाम के मैदान में, अवाम की अदालत में आपके सारे करतूत आ गया। अब आप इन बहानों से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते हैं कि आप भी हिसाब दे दो। मेरे 75 साल आप एहतसाब कर रहे हैं, मेरे 75 साल मेरे साथ जो आप ज्यादती कर रहे हैं, 75 साल से आप हमारे हुकूक को सल्ब कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हमारे एहतसाब की बारी है और हम आपसे ऐसे एहतसाब ले लेते हैं कि 75 साल से जो मुल्क के अंदर जो कुछ तुमने किया है तो हम सबका हिसाब अच्छा, ये जो आप कहते हैं 75 साल से इसका ये जरा एक्सप्लेन करें मौलाना साहब, ये 75 साल से किसका एहतसाब हो रहा है? आप जब कहते हैं कि हमारा एहतसाब हो रहा है, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो कैसे? मौलाना साहब आज से पहले तो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। ये जिन कुव्वतों ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ नुकसानात और जो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर स्कैंडल आए हैं, ये सब किसी ने तो किए होंगे। लिहाजा हम PTI तो हमारे सामने एक मोहरा है, लेकिन इस PTI के और इसके लाने वालों के, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को तो हम मैदान में निकले हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं है कि इमरान खान इधर एक साइड लड़ाई हो जाए तो बस हमारा मसला हल हो जाता है। और PDM ने एक बहुत बड़ा एजेंडा, वो जिनके बारे में आप बात करें वो तो तैयार है, वो कह रहे हैं आ जाएं, चाय पिलाएंगे। अभी
अभी तो इस केस पे वो अगर साफ है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किए हैं, उनका रिकॉर्ड साफ है, तो क्यों इनसे घबराते हैं, क्यों मैदान में नहीं आ जाते? वो एक केस में आ जाए, चलो दूध का पानी का पानी हो जाते हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट में कल जाए, वो हम साबित कर लेते हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने भी सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए कराने की मुखालफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आपके इल्म में है कि सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, उनसे इस हवाले से उनकी राय मांगी गई है कि क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, क्या तशरीह होती है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा बाकी तमाम इंतखाबात जो हैं वो खुफिया राय शुमारी से होंगे। KPK, बलूचिस्तान और पंजाब ने पहले ही अपने जवाबात जमा करवा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ओपन बैलेट की हिमायत की है। लेकिन कंवल साहिबा, इलेक्शन कमीशन वो इदारा जिसने इलेक्शन करवाना है, वो मुखालफत की बात कर रहा है। देखिए सादिया, 2 पॉइंट्स मैं दूंगी और फिर इस सवाल का जवाब दूंगी। इन्होंने बात की कि जी सारे इदारों को कहें कि जल्दी जल्दी सारा कुछ करें। देखिए, इदारे अपनी पेस पे काम करें, उनके अपने प्रोसीजर्स हैं। इलेक्शन कमीशन एक कम्प्लीटली डिफरेंट और एक इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब इज़ अ डिफरेंट इदारा। आप इलेक्शन कमीशन की जो रिट पिटीशंस हैं उसको नैब से क्लब नहीं कर सकते, ना कंपैरिजन कर सकते। तो 18 को इनका भी केस लगा हुआ है, दोनों पार्टीज़ का, और तीसरे इंशाल्लाह वो मौलाना साहब जो फक्की कहा के आते तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते। तलस्म हुशरुबा की पता नहीं कौन से ज़माने की कहानियाँ सुना रहे हैं, 75 साल पुरानी, और खून शाम पंजों वाली बातें पता नहीं कौन कौन सी निकाल के ले आते हैं। कोई लॉजिकल बात कर लेते तो हम मौलाना साहब भी जवाब देंगे इसके बारे में। मैं मौलाना साहब को बच्ची वाला जरा सवाल पूछ लेती हूँ। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो देते हैं। देखें, 2 बातें हैं। सबसे पहले नैब पे भी बात कर लेती हूँ और इलेक्शन कमीशन ने जो बात की उस पर भी बात कर लेती हूँ और इनको बीच में एंगेज करती हैं। नैब की इन्होंने अभी बड़ी कंप्लेंट्स की, अच्छी बात है, करें ज़रूर। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आप 2006 में ये डॉक्यूमेंट बना रहे थे और आपका मुकमका हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका ये 13 नंबर शिक में C और D दोनों में बहुत डिटेल में आपने नैब की कंप्लेंट्स लिखी। 10 साल आप दोनों की हुकूमतें रहीं, वो दोनों भाई भाई जो मुकमका वाले आज भी फिर आप इकट्ठे हैं, PDM की स्टेज पे भी आप इकट्ठे हैं। जब आप इकट्ठे थे, आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल या इस नैब को रिफॉर्म क्यों नहीं किया? दूसरी तरफ इसी के अंदर इलेक्शन, ये 23वां नंबर है इसका शिक का। मैं सिर्फ शुरू के 3 सेंटेंसेस पढ़ूंगी। टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballots। आप पहले ये बातें करते रहे हैं और आप कह रहे हैं कि करप्शन को रोकने और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए हम ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट करना चाहते हैं। हम यही कह रहे हैं तो आज कह रहे हैं नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप इलेक्शन कमीशन तो आपकी लॉ मेकिंग के बाद आएगा। अगर आईनी तरमीम लेकर आते, इसको पार्लियामान में लेकर आते, तो फिर पता चल जाता ना कौन सी जमात। अच्छा, अभी आप चलाइएगा बिलावल की जो मैं एक सेकंड, मैं जरा पहले कुछ शॉर्ट्स चलाना चाह रही हूँ कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए या फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से जो माजी में शिकायत रही हैं तमाम सियासी जमातों की कि सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है और उसके बाद लोगों को खरीद लिया जाता है, वो क्या थी, जरा सुनाइएगा। रूल्स में कोई तरमीम करेंगे कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो तो आप जब इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी तो जरूर करेंगे। सेनेट आज वहाँ एक हमला हुआ, हम इसका हिसाब लेंगे। सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग सौंपा है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। किस चीज पे डेथ डंपिंग हो रहा था, जमहूरियत का जनाजा निकला। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सिलेक्टेड गवर्नमेंट जमीर फरोशी के जरिए जीत गई। 30 मिनट के अंदर 14 वोट खिसक जाते हैं। जिन्होंने अपना जमीर बेचा उनकी निशानदेही करके पूरी कौम को बताएंगे 14 लोग कौन थे। APC कॉल करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसको पूरी तरह वहाँ पर बेनकाब करें। फैसल कुंडी साहब, ये तो आप लोगों की राय रही है, इस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनका जवाब तो ले लें। फिर जवाब लें। ये बताइए कि इन्होंने हिस्ट्री में आज तक किसी को फ्लोर क्रॉसिंग करने पे या सेनेट में गलत वोट करने कहा था लेकिन किया कभी आपने हैव यू टेकन देम टू टास्क? हमने तो सेट की एग्जांपल सेट अपनी सीट दे देती, लेकिन आप जरा जवाब दे दें कि जी होगा क्या। बंदे निकाले, आपसे पैसे माजी में तो कहते रहे लेकिन अब नहीं हो रहा। देखें, इन्होंने 20 MPs अपने निकाले जो कि ये भी कह रहे थे कि कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था
था कि हमने वोट नहीं भेजा, इनके पास क्या पैमाना था 20 लोगों वो का? है हमारा नहीं। जरदारी साहब से जो उन्होंने पैसे लिए थे हमें पता है सबका। अच्छा बात तो करने दें, अगर नहीं बात करें फिर आप कर लें इनसे। बता रही हूँ ना साथ साथ। अच्छा, मुकम्मल कर देखिए, दें। या तो आप बता दें कि आपके पास क्या पैमाना था कि आपने जो है वो उन लोगों ने पैसे लिए और आपको पता है कि 20 लोग यही थे। चलो हम कहते हैं चलो हम बहुत बुरे से, ये बहुत अच्छे से, इन्होंने जो 14 सेनेटर्स खरीदे, ये मैं बता दें हम उनको कल पार्टी से निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ, पैमाना तो इनके पास है, इनके पास आपको तो नहीं पता चल इनके सका पास तो कौन? बाकी हमने तो इलम नहीं खरीदे। आपको नहीं पता चल सका कौन है? हमने नहीं नहीं, खरीदे। इनके पास तो बाकी इलम काफ़ी है, इनको पता चल जाता है कि जो है वो कैसे आ गए, कैसे चले गए। तो हमें वो 14 बंदे बता दें जो हमारी पार्टी को कम से कम निकाल दें। तो ये चीज़, ये तो आपने 2006 में लिखा था एक मिनट, मैं कि सीओडी है, corruption और floor crossing आप होती देखें, है। आप सीओडी का हिस्सा बनना चाहती हैं, बिल्कुल आप अपनी पार्टी लें, आपको सीओडी का हिस्सा बना लें, फिर आप सिर्फ 2 शिके पढ़ी, बाकी सारा पढ़ी जो हमने सारा लिखा, तो सारे पे अमल दरामद इस पे होने कौन सा अमल हुआ है जो बाकी? देखिए, जहाँ तक आपने इलेक्शन इसकी बात की, नैब की बात की, बिल्कुल हम चाहते थे 18 अमेंडमेंट में की चीज़ हो। उस वक्त पीएमएलए नहीं मान रही थी, PMLN नहीं मानी थी उस टाइम हमारे पे? पास उस वक्त सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। ये मुझे उसके लिए याद मैं है, 2/3 लेकिन ये जो सेनेट इलेक्शन की बात है, ये उस टाइम पे आप लोग नहीं माने थे, आपको याद है? ये लोग बाहर बैठे हुए थे 2014 में, इस्तीफे देके इनकी जमात से देखिए, मुशावरत सेनेट हुई, की जहाँ नवाज तक शरीफ बात साहब है, लाना चाहते थे इस पर आईनी तरमीम। ये लोग कह रहे थे हम आ जाएंगे पार्लियामान में अगर ये लाते हैं, ये अगर आप ओपन बैलेट के जरिए ठीक करते है, हैं। आप माजी नहीं में- माने। अभी भी इनके लोग गए हैं कोर्ट में देखें- हमारे against, अच्छा, इस चलिए, सारे जवाब के देखें। against। उनका- देखें, मंडी जो लगाई हुई है पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो गलतियां होती। मैं नहीं कहता कि हमारी कोई पार्टी कोई ऐसा इनकी तरह बड़े फरिश्ते हैं तो कुछ गलतियां नहीं करते, सिर्फ हम अल्लाह ही का होते हैं। ठीक है, हाँ, अल्लाह का फजल है, मतलब है कि वो कुछ भी आप नहीं गलतियां तो छोटा लफ्ज है, तो गलते करते हैं बड़े नहीं, बड़े, हाँ, वो तो बार-बार गलती करते हैं। जैसे चौधरी परवेज इलाही को स्पीकर बना देते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाया। उसको जो है अपना वो शेख रशीद साहब को बना दे, लेकिन चपड़ासी नहीं था। अच्छा, ये बात है, जिसको ये चपड़ासी नहीं बनाते उसको बहुत बड़ा होता देते हैं। तो जिसने आपकी बीबी को आराम ठीक कहा है। था उसको आज का तो आपने यानी फिर प्रेसिडेंट बहुत बना सारे दिया। लोगों के फ्यूचर में चांसेस हैं। बहुत सारे इनके बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े चांसेस हैं। देखें, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। देखें, अपना ये रास्ता कह भी रहे बना रहे हैं साथ ये साथ। अब अगर इनके बारे में तो मैंने नहीं सुना। अगर देखें, अगर ये बन जाती कोई पार्टी के मिनिस्टर होते हैं कुछ, अब ऐसे लोगों को आपने बनाया जो हमारे दौर में भी और उससे पहले के दौर में भी जो है वो ऐसे लोग थे जो हमें भी डिफेंड कर रहे थे, रोते थे काबीना की मीटिंग में, आज इनके लिए रोते हैं। अब विदोष जवान साहब हैं मरकज में, वो देखें वज़ीर आज़म ने क्या कहा काबीना के लोगों के लिए कि जी काबीना जो है ना वो अपोजिशन नहीं कर सकते। आप काबीना में रह के, उन्होंने कहा अपोजिशन नहीं कर सकते, जो इख्तलाफ रखता है फिर वो इस्तीफा दे दे। उसमें कलेक्टिव नदीम अब्दुल चंद साहब ने दे दिया। फिर सादिया एक मिनट ठहरें, इन्होंने कहा कि ये मिनिस्टर बन जाती। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं आने वाले सालों में अगर चाहूँ तो मैं अपनी पार्टी के चेयरमैनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। ये जुर्रत करेंगे। दूसरी बात ये है कि कैबिनेट बिल्कुल मैं करूंगा। देखिए, आपका जो मिनिस्टर चेयरमैन है, इनके चेयरमैन विजडम पे एक और आपको खबर दे रहा हूं, खबर एक और हमारे चेयरमैन ने अपने बच्चे नॉमिनेट नहीं किए हुए। ब्रेकिंग न्यूज, इनका चेयरमैन भी एक्सटेंशन में बैठा हुआ है क्योंकि इनका तो टाइम पूरा हो गया ना, इलेक्शन तो नहीं हुए, तो एक्सटेंशन में बैठा हुआ है। और इन्होंने कहा था कि हमारा जो चेयरमैन है वो 2 टेन्योर से ज्यादा चेयरमैन नहीं बनेगा। में उनकी अपनी फैमिली बैठी हुई है। आप बता दें, आपकी फर्स्ट ईयर तो है ही सिर्फ खानदान जरदारी, बिलावल साहब हमारे चेयरमैन है, हम किसी उसके अलावा किसको वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी में सिर्फ जो है ना वो बिलावल साहब की फुप्पियां नजर आएंगी या जरदारी साहब नजर आएंगे। नून लीग में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के बच्चे नजर आएंगे या भाई नजर आएगा। क्या हम सलाई मशीन ले काबीना मौलाना साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब के उन्होंने कहा भाई नजर आएंगे। अपने भाई के वजीर आजम होने के दौर में जाके केस भुगता है। वजीर आजम जब सलाई मशीनों से अरबों रुपए कमाएगी तो नहीं आएगा। कॉटन क्या करेगी? सलाई मशीनों से अरबों रुपए कमाएगी। बाहर लंदन जो कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की MBA 80s की, क्या बातें कर रहे हैं। तो फिर वो सलाई मशीनों से कौन सलाई मशीन ले गई थी? अलीमा बाईजी के भाईजान जो है वो पहले सलाई मशीन LSE से लेके आई है, वज़ीर आज़म निकलते हैं जो कुछ और भी कहा है मौलाना अब्दुल वासिफ साहब से, मैंने उसका जवाब लेना है। पहले वो थॉट सुना दूं फजलुर रहमान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा क्या? ये जो सड़कों के ऊपर जनाब वो मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना उसको कहना जुर्म है, जितना वो 2 नंबर आदमी है। उसकी जो प्रॉपर्टीज सामने आ रही है ना, कहते जी मैं जवाब देनी, आप इन्हें कहना कि जी आपने ये जवाब दें जी, आपने ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किधर से आ गई। वो कहते हैं जी वो बजाय वो जवाब जी बाकी भी तो वो भी तो जवाब दे, वो भी तो डिप्लोमेसी क्या है जी। आप जाएंगे वो कहेंगे जी NRO दे दो, और क्या आप जो मर्जी बात करेंगे ना, वो बात शुरू करेंगे अच्छा जी ये भी होना चाहिए, ठीक नहीं NRO दे दो। जी मौलाना अब्दुल वासिफ साहब, मेरा ख्याल पहले मेरे इनके सारे बातें इतनी शोर है कि मुझे समझ क्यों क्या कि उसका आवाज़ भी ख़राब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी आप किस हवाले से मुझसे ये क्या
बात कर रहा था, क्योंकि ये बात मेरे समझ में नहीं आया कि वो क्या वज़ीर बात आज़म कर साहब रहा का था। भी हमने शॉर्ट पहले सुना है, आप- इमरान खान साहब का, वो आपको आवाज़ आई? मौलाना साहब के हवाले से वो कोई राय दे रहे थे अपनी, उस पर मैं चाह रही थी आपका मौक़िफ़ आ जाए। यानी क्या राय दे रहा था? तो ये दे रहा है मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में। हेलो? जी जी, यानी वो तो यही कहेंगे। चलिए, मेरे कि ख्याल मैं से आपको नारे आवाज़ नहीं दूंगा आई, और आप ये- सुन नहीं सके शायद वो। लेकिन मुझे ये बता दें कि ये जो अभी पहले डिबेट हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की मुखालफत की है। अब आप लोगों ने भी इसका बड़ा शोर किया, इस पे बड़ी बहस हुई कि ये देखें क्या हुआ, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में क्या हुआ। तो क्यों नहीं, आप लोग पार्टीज क्यों मुखालफत कर रही हैं इसकी? मेरा ख्याल है इसके जो सूरत हाल है, सेनेट जो ओपन वोट पे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये किसी हद तक ये बात सही हो, लेकिन इनके लिए जो कवानीन, जो लवाजमात है, जो कवानीन है, उसमें पार्लियामेंट से तरमीम कराना पड़ता है। लेकिन अब हमारी मुसीबत ये है कि हमारे एक जेली पार्लियामेंट है, एक जेली हुकूमत है और जेली असम्बली मौजूद है। अब जेली असम्बली से अब किस तरह कोई कानून साजी कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो जितनी भी कानून साजी इधर आए, तो हमने आप लोग मुखालफत उस इस बुनियाद पे जाली की कि असम्बली पार्लियामेंट में इसके क्यों काबिल हैं? नहीं। आप लोगों ने देने थे ये ना लोग जो इस्तीफे, लाए निकलना गए था उस हैं- जाली असम्बली से। न, ये मेरे अर्ज चेयरमैन तक हम पहुंच तो गए पहले सबके दिन से इस्तीफे जो कहते आने हैं थे कि चेयरमैन हुकूमती तक। हाँ जी, हाँ, फरमाइए। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि ये हुकूमत के जो लाए गए लोग हैं, ये धांधली के ज़रिए आए हैं और हुकूमत भी धांधली के ज़रिए से बनवाए हैं और ये कानून साजी के काबिल नहीं है। लिहाजा हम यही मुतालिबा इसलिए करते हैं बार बार कि खुदारा जल्द अज जल्द नया इंतखाबात का ऐलान कर ले, एक सही साफ और शफाफ पार्लियामेंट आ जाते हैं, ताकि मुल्क के अंदर जितनी भी अच्छा, मामला मौलाना साहब है एक उसमें बात कानून बताइए, साजी जल्द अज जल्द हो जाए। एक सवाल है, आप कहते हैं उसमें जल्द से जल्द जो है वो नए उसमें ये इंतखाबात सिर्फ- हो जाएं, क्योंकि ये जाली असम्बली है और ये धांधली से आए हैं। सवाल सुन ले मेरा मौलाना साहब इजाजत दीजिए सवाल करने की। तो अगर फर्ज करें कल को इंतखाबात हो जाते हैं और फिर से ये लोग जीत के आ जाते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स तो आप लोग लेकर नहीं आए, इलेक्शन शफाफ हुए नहीं हुए इस बात की क्या गारंटी है, तो फिर क्या होगा? और फर्ज करें कि कल को अगर ये पीपल्स पार्टी या आप लोग नून लीग भी आ जाती है, तो क्या पीटीआई आप लोगों को फिर चलने देगी? कल को पीटीआई इस तरीके से सड़कों पर होगी जैसे आज आप हैं, तो हर हारने वाली जमात धांधली का शोर तो करेगी। मेरे ख्याल इस तरह है कि जब इलेक्शन हो जाता है और मदाखलत बंद हो जाते हैं और बग़ैर किसी मदाखलत के आम आवाम के राय से एक असम्बली बन जाते हैं, पार्लियामेंट बन जाते हैं, हुकूमत बन जाते हैं, फिर ये आवाम के मंगों के मुताबिक कानून साजी कर सकते हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। मौलाना अब्दुल वासी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, कबल शौजब साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।